Unacademy. Let's crack it. मुस्कुराइए। आज अवध ओझा सर आपके शहर लखनऊ में है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पिछले 4 साल से लाखों बच्चों को यूपीएससी सीएससी में शिक्षित कर चुके हैं। 700 से भी ज़्यादा रैंकर्स निकाल चुके हैं। यूपीएससी की दुनिया में टॉप मोस्ट एजुकेटर में से एक जो आज हमारे साथ है, उन्होंने अनअकैडमी में हिंदी मीडियम की अकेले ही कमान संभाल रखी है, जिनको 15 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 4 लाख से भी ज़्यादा लर्नर्स को गाइडेंस दे चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मधुकर कोटवे सर की। सर, मैं चाहूँगी सर आए। गुड मॉर्निंग लखनऊ। प्रयागराज में तो कई बार आना हुआ, लेकिन पहली बार लखनऊ आए और सबसे बड़ी बात है कि अवध सर के साथ आए तो मुझे लगता है कि 4 चांद लग गए। एयरपोर्ट पर आए तो सीधा लिखा हुआ था कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो शुरुआत करते हैं। वैसे तो सेमिनार के इस दौर में कई बार आप लोग आते रहते हैं, पर चाहेंगे कि कुछ ऐसा लेकर जाए कि जिंदगी में कभी तो काम आ जाए। यूपीएससी की तैयारी आप जैसे कि जानते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम में अपने आप में एक बड़ी फाइट है, पर मैं कहूंगा कि कोई भी जिंदगी की कोई भी फाइट छोटी तो होती ही नहीं है। तो निदा फाजली जी की पंक्तियों से शुरुआत करेंगे जो मुझे बहुत पसंद है। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। 2023 का जो अभी पेपर हुआ है और पिछले 7-8 दिनों से एक नाराजगी कहे, मायूसी कहे है, पर मैं कहूंगा कि हमारा मकसद अगर एक सिलेक्शन का है तो जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है, पहले भी 100 सवाल हल करने नहीं थे और आज भी 100 सवाल हल करने नहीं है। पेपर अगर टिपिकल आएगा, पेपर कठिन आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा। अगर पेपर का लेवल डाउन होगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगा। एक नॉर्मल सी बात है। तो आप लोगों को यह तय करना है कि आप बाकी लोगों से बेहतर कर पा रहे या नहीं। आप ये तय मत करिए कि आप 100 में से 100 कर पा रहे कि नहीं। कई बार विद्यार्थी जब पेपर के चर्चाएं पिछले 7-8 दिन से जो हो रही हैं, तो हिंदी माध्यम के कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक है, तो फिर मैं छोड़ दूं तैयारी। तो अगर केवल मैथमेटिक्स वीक के बलबूते आप तैयारी छोड़ रहे हैं तो जिंदगी में क्या क्या छोड़ोगे। और एक समय तो आएगा जब नाती पोती पूछेंगे कि दादा दादी बड़ी हवाबाजी करते हो, यूपीएससी में तो आपने भी हाथ आजमाए थे, तो वहां पूरी ताकत क्यों नहीं लगाई। तो क्या यह जवाब आएगा कि हमारा केवल एक सब्जेक्ट वीक था। हमारा काम है पूरी ताकत से एफर्ट करने का। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूं ताकि थोड़ी चीजें आपके समझ में आ सके और जो मकसद लेकर आए हैं लखनऊ वो थोड़ा सा पूरा हो सके। जैसे कि वैसे हमारा जो सुपर हीरो था वो शक्तिमान ही था सर। मतलब हमारे टाइम में सुपरमैन, जैसे मेरा जो एक बच्चा है 6 साल का, वो इतने सुपर हीरो बता देता है, मैं कहता हूं भाई ये कौन होता है। मैंने कहा हमारा तो एक ही सुपर हीरो होता था, वो केवल शक्तिमान। वो एंडिंग में हमसे केवल कुछ बातें बताता था, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। मुझे उसी सुपर हीरो के दौर पर ऐसा लग रहा है कि लखनऊ में शुरुआत यही से हो। सबसे पहला सवाल है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। तो जैसे कई विद्यार्थी कहते सर हम सेवा करना चाहते हैं, मैं सब चीजें मानता हूं, लेकिन हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। पहले तो रोजी रोटी का इंतजाम करना चाहते हैं, बाद में रोजी रोटी के बाद सम्मान की बातचीत आएगी। तो बस एक छोटी सी बात यह है, अपने पड़ोसी से बदला लेना,
इंतकाम देखेगी जैसी बातें। देखो, लक्ष्य बड़ा महान है और इस लक्ष्य में महात्मा गांधी जी, सर मैं क्षमा चाहूंगा इतिहास का कुछ विषय ले रहा हूं तो महात्मा गांधी जी एक बात बड़ी कहते थे कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। कई बार बच्चे कहते सर ये बोल तो देते लेकिन है क्या चीज। तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं ताकि इस पॉइंट को समझा सकूं। जब 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ और असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया तो कई लोगों ने नाराजगी व्यक्त की और आज भी कई लोग विद्यार्थी जब होते तो पूछते सर इतना बड़ा आंदोलन था केवल एक छोटी सी घटना के कारण। तो याद रखिएगा कि गांधी जी मात्र स्वतंत्रता संग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, एक राष्ट्र के निर्माण की भी कल्पना कर रहे हैं। आ रहा हूं मैं मुख्य बातों पर। मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन होने नहीं दूंगा मैं, ध्यान से सुनना। आज हम उन देशों को देखें, खास करके उदाहरण लीजिए अफगानिस्तान का। हम जानते हैं कि हमें कितनी बार वहां के शासकों ने लूटा, पर आज क्या वह राष्ट्र एक राष्ट्र कहने योग्य और उतनी क्षमताओं का रहा है? उसका साध्य भले ही कितना भी पवित्र रहा हो, लेकिन साधन की पवित्रता के न होने के कारण वो आज भी एक राष्ट्र बनने के लिए जूझ रहा है। हम खुश है कि 75 वर्षों में हमें ऐसे नेता मिले या इन आजादी के पहले जो महान नेता मिले, उन्होंने हमें केवल आजादी नहीं दी, एक ऐसा राष्ट्र दिया जिसके बलबूते हम सुकून से जी पा रहे हैं। कहने के मतलब इतना सा है कि छोटी छोटी चीजों के लिए मत आईएएस की सोचना कि मुझे अपने पड़ोसी को दिखाना है कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूं या पढ़ता हूं, या फिर जैसे होता है कि इंतकाम देखेगी या देखेगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो पहले तो एक बड़ा टारगेट रखे, भाई मुझे आईएएस बनना है, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, परिवार के लिए हो सकता है, समाज के लिए हो सकता है, बट किसी को छोटे से नीचा दिखाने के जैसी टारगेट को रखते हुए इतना बड़ा एम मत रखे। वो तो 2-4 दिन का काम है, आप जब चाहे 2-4 थप्पड़ लगा के वापिस आ जाना, वो काम कभी भी हो सकता है। आईएएस बनने के लिए आपको तय करना पड़ेगा कि आपका आखिर मकसद क्या है। जो दूसरी बड़ी बात होती है, अब कुछ बच्चे कहते हैं यूट्यूब पर वीडियो देखें, तो एक टॉपर कहता है मैं पिछले 1.5 साल से कमरे में बंद था। तो हमने कहा भाई एग्जाम कैसे दिए? घर में ही। तो सीरियस होना है तैयारी में, नो डाउट, लेकिन इतना सीरियस नहीं होना है कि परिणाम कुछ ऐसा निकल कर आ जाए। हमें यूपीएससी में हर उन पहलुओं पर गौर करना है। देखो, जब तक समाज में नहीं रहोगे तो समाज को जान नहीं पाओगे। अब मैं जैसे आईआर पढ़ा रहा हूं, तो कई बार मैं बच्चों से कहता हूं तुम घर की राजनीति सीख जाओ, तुम्हें विश्व की राजनीति में कोई अंतर नहीं दिखेगा। जैसे एक छोटी सी बात, भले ही घर में हम परिवार के साथ रहते, लेकिन ऑब्वियसली हर छोटी छोटी बात होती रहती है। जैसे शीत युद्ध की बात करते, अब मान लो परिवार पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। माता पिताजी का झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद माताजी कह रही कि अब मैं जा रही हूं मायके। माताजी ने पूछ लिया बच्चे से, क्या तुम्हें चलना है मेरे साथ कि यही रहना है? अब बच्चा कश्मकश में है, किस गुट में जाए। माताजी के चला गया तो पिताजी कहेंगे आओ बेटा पैसे के समय मैं याद दिलाऊंगा तुम्हें। पिताजी के गुट में चला गया तो माताजी कहेगी कि ठीक है बेटा तुम्हें तो केवल पैसा ही पसंद है। तो हम कहेंगे हमें दोनों से लगाव है, हम गुट निरपेक्ष की नीति अपनाते हैं, ना हम आपके गुट में जाएंगे ना उनके गुट में जाएंगे। तो सीरियस जरूर होइए, तैयारी में जरूर ध्यान दीजिए, सिलेबस कवर कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, 8-9 घंटे पढ़िए, लेकिन इतने सीरियस नहीं हो जाना है कि समाज और परिवार से छूट जाना है, क्योंकि समाज और परिवार से छूटा हुआ व्यक्ति या तो सन्यासी बनता है या डाकू, और हमें तो दोनों ही नहीं बनना है। तो ज्यादा बेहतर होगा कि चीजें थोड़ा सा इसी वे में ले। तैयारी शुरू करने का एक समय, जैसे कई विद्यार्थियों का सवाल आता है सर ग्रेजुएशन कर रहा हूं, शुरू कर दूं तैयारी। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर ग्रेजुएशन के बाद पीजी कर दूं, फर्स्ट ईयर से करूं। तैयारी का सही समय है जब तुम्हें जानकारी मिल जाए और जब तुम्हें अंदर से लगे कि हां अब ये समय मेरा है, ये दौर मेरा है, मेरी ऊर्जाओं को, मेरी शक्तियों को जांचने का यही अनुकूल समय है,
तो समझ जाओ कि तैयारी का सही समय यही था। तैयारी के लिए मुहूर्त नहीं देखने हैं, लेकिन तैयारी के लिए अपने अंदर की आकांक्षाओं और एस्पिरेशन को जरूर देखना है। तैयारी शुरू करने का सही समय यही सरलता आपको चयन के बाद भी रखनी है, केवल शब्द तालियों तक ना रहे। धन्यवाद सर। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप कहेंगे कि एग्जैक्ट टाइम कब आएगा। जब भी जानकारी मिल रही, इंफॉर्मेशन मिल रही, शुरुआत करते चलिए। अब एक और बड़ी चीज है, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, कुछ बच्चे, खास करके हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, बड़े भावुक होते हैं। और रियलिटी बता रहा हूं, मैं आज भी दावा करता हूं कि ब्रिटेन का एक विद्यार्थी लिया जाए और भारत के हिंदी माध्यम का विद्यार्थी लिया जाए, ब्रिटेन का विद्यार्थी जिन परिस्थितियों में रहकर तैयारी कर रहा है, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी मात्र 50% मेहनत उससे करके सिलेक्शन दे देगा। क्योंकि हमारे विद्यार्थी को इमोशनल गेम थोड़ी कम झेलने हैं। जैसी तैयारी में पूरा मन लग रहा है, माता जी का कॉल आया कि बेटा अभी नहीं आओगे तो कब आओगे, इसी समय तो जरूरत है तुम्हारी। उसे पड़ोसी देखना है, उसे मित्र देखना है, उसे परिवार देखना है, उसे रिश्तेदार देखने, उसे और कुछ भी देखना है। तो इतना सारा इमोशन उसे देखना होता है। तो कई बार वो क्या करता है, हर जगह बताते चलता है, पड़ोसी को बताया मैं यूपीएससी दे रहा हूं, सबको बताया यूपीएससी दे रहा हूं। अब उसका प्रॉब्लम क्या होता है, सबको बता दिया उसने कि वो यूपीएससी दे रहा है। अब उसके मन में डर पैदा हो रहा है कि अगर चयन नहीं हुआ तो इनको जवाब क्या दूंगा। तो ज्यादा बेहतर है, आपको तैयारी करनी है और आपके परिवार को संघर्ष, इसलिए केवल 2 लोग जाने कि आप तैयारी कर रहे हैं। जितना कम लोग जानेंगे उतना डर कम, जितना डर कम उतनी संभावना जीत की ज्यादा। इसलिए सबको डिस्क्लोज मत करते चलना कि मैं भी यूपीएससी दे रहा हूं। जैसे आजकल वो कोरोना में कहा गया था विज्ञापन कि कोरोना में कोई लाल लाली थे जिनको पुलिस वालों ने रोका था, तो लाली कह रही थी कि मैंने यूपीएससी मेंस दिया है। तो ऐसे सड़क चौराहे पर सब जगह मत बताना कि मैंने यूपीएससी दिया है, क्योंकि तुम्हारी यूपीएससी देने से दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कम से कम लोगों को बताइए ताकि आप डरे नहीं। डरेंगे नहीं तो मेहनत भी बेटर हो पाएगी। एक और बड़ी चीज है यूपीएससी में, अड़ोसी, जैसे आपने कहा कि भाई मैं सोच रहा हूं कि तैयारी शुरू करूं, तो पड़ोसी ने कहा कि तुम्हें पता है हिंदी माध्यम में रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आपने किसी रिश्तेदार से कह दिया कि मैं फलाना क्लास से तैयारी कर रहा हूं, तो कह रहा नहीं वहां मत करो, यहां कर लो। और इसका प्रॉब्लम यह होता है कि ना तो आप फोकस कर पा रहे हैं, ना आप अपनी पसंद की जगह पढ़ पा रहे हैं, और इसका परिणाम यह हुआ कि फिर रिजल्ट पहले से ही आप नकारात्मक रूप में सोचने लगते हैं। तो तैयारी के दौरान कोशिश करिए, कम से कम सलाह ले, टीचर से पूछ लीजिए, मेंटर से पूछ लीजिए, जो भी आपके बड़े भाई हो सकते हैं जिन्होंने तैयारी की है, जो इस फील्ड्स को बिलोंग करते हैं, उनसे ज्यादा पूछे तो आपको चीजें बेहतर होती जाएगी। अब सबसे पहली जरूरी बात क्या है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं ना, आज का दिन पकड़ लेते हैं कि आज 11 जून से मैंने शुरुआत की। क्या शुरू करूं मैं? तो 5 दिन का टाइम दो केवल सिलेबस समझने में, और सिलेबस खुद मत पढ़ना, क्योंकि लोग भले ही कहते, टॉपर कहते ही सबसे पहले सिलेबस देखो। मेरा सवाल है टॉपर से, तुमने सिलेबस देखकर जान लिया था कि यूनिट 1 में जीएस, पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ना है? ये तो कोई शिक्षक, कोई एजुकेटर, कोई जानकारी बता पाएगा ना कि जीएस पेपर 1 यूनिट 1 में आर्ट एंड कल्चर में क्या टॉपिक है, आपके मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। सर बता पाएंगे ना कि हिस्ट्री में किन टॉपिकों पर ज्यादा ध्यान देना है। तो कोशिश करिए 7 दिन कुछ मत पढ़िए, केवल सिलेबस। YouTube पर आपके पास हजारों वीडियो मिल जाएंगे जो सिलेबस कई डायमेंशन में देंगे। तो जितना हो सके आज से शुरुआत कर रहे हैं, 7 दिन केवल सिलेबस। इस तरीके से सिलेबस पढ़ो कि तुम्हें उंगलियों पर पता हो कि कितने विषय हैं, कौन से विषय हैं, कितने पेपर हैं, कौन से पेपर में कौन सा सब्जेक्ट आता है। बाकी सब हवाबाजी तो जिंदगी भर चलती रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सिलेबस को जान लीजिए। कई विद्यार्थी 3-3, 4-4 अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं जान पाते हैं कि रियलिटी में यूपीएससी ने डिटेल सिलेबस मेंस में क्या दिया हुआ है। तो सिलेबस पर जितना हो सके
फोकस करते चले। एक बड़ा सवाल कि सिलेबस कवर करने में कितना टाइम लगता है, यहां मैं कहूंगा कि यह आप पर डिपेंड है। मेरे हिसाब से मैंने एक हिसाब किताब जोड़ा तो मेरे हिसाब से 3500 घंटे की पढ़ाई है ये। मैं आपको एक दावा कर रहा हूं इस मंच से, 3500 घंटे बैठकर तपस्या कर लो यूपीएससी। मैं कहता हूं वो स्वयं मनुष्य रूप में अवतरित होकर कहेगी मांगो क्या मांगते हो। पर जरूरी है क्या वो 3500 घंटे हम देने को तैयार हैं? अब 3500 घंटे आप 10 घंटे पढ़ते चलिए, 350 दिन में पूरे होंगे। आप 6 घंटे पढ़ते चलिए, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए। तो एक टाइम सभी को लगता है, हर व्यक्ति को। अब कोई जॉब के साथ तैयारी कर रहा है तो आप 4 घंटे दे पा रहे हैं, आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन तैयारी तो आप भी कर लोगे। इसलिए यह मत सोचिए कि मेरे पास कितना समय है, यह सोचिए कि आप इस 3500 घंटों को कितने टाइम में पूरा कर सकते हैं। फिर एनसीईआरटी वाला एक सवाल आता है कि एनसीईआरटी कितनी जरूरी है। हर व्यक्ति कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, फिर बाद में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैंने तो पढ़ी नहीं थी। तो 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। पहला, यदि आपके पास टाइम है तो जरूर पढ़ो, और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप एजुकेटर की मदद लो, टीचर की मदद लो कि क्या उस विषय में आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहे हैं तो वापिस अपनी एनसीईआरटी से शुरुआत करो, नई या पुरानी जो मिल जाए वो पढ़ लो। 6वीं से 12वीं तक भाई पहले 11वीं 12वीं पढ़ के देख लो, नहीं समझ में आ रही है तो 6वीं से शुरू कर देना, पढ़ना ही है। इसलिए जहां शुरुआत करना चाहते हो वहां से शुरुआत कर सकते हो। फिर एक बड़ा सवाल है कि ग्रुप स्टडी क्या टॉपर कहते हैं कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो व्हेन आई एंड माय फ्रेंड्स डू ए ग्रुप स्टडी, तो बातचीत कहीं से शुरू होती है। बातचीत शुरू होती है कि हम पॉलिटी में संसद पढ़ने जा रहे हैं, और बाद में पता चलता है कि हम चर्चा कर रहे हैं कि कॉलेज में वो मुझे बहुत पसंद था। तो ये ग्रुप स्टडी नहीं है। ज्यादा बेटर होगा जितना कंसंट्रेट हो सकते हैं। आपको लगता हो कि आपके साथ कोई मित्र है जो बहुत ईमानदार है आपके जैसा, आप पूरी ताकत से वैसी ही तैयारी करिए। सिलेक्शन के लिए कितने अटेम्प्ट चाहिए, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इसी मुद्रा में रहूंगा, क्योंकि हो सकता है पहले अटेम्प्ट में हो जाए और हो सकता है कि 6वें अटेम्प्ट में ना हो। क्योंकि ये सिलेक्शन की ताकत रियलिटी में, भले ही हम कहते हैं कि हमारे इतने विद्यार्थी चयनित हुए, पर एक सच यही है कि चयन की काबिलियत केवल आपकी है। अगर हमारी औकात चयन कराने की होती तो हर साल जितनों को पढ़ा रहे हैं सबकी कहीं ना कहीं जॉब होती। तो काबिलियत केवल आपकी है। इसलिए आपको ताकत रखनी है कि हां मैं कितने टाइम में कर सकता हूं। आप पहला ट्राई करिए कि पूरा ताकत लगाइए, पहले प्रयास में हो जाए, नहीं तो फिर दूसरा प्रयास। मेरे हिसाब से 2 से 3 प्रयास जरूर करिए, क्योंकि कठिन परीक्षा है। पर जिंदगी पूरी न्यौछावर मत कर दीजिए, क्योंकि सबसे गोल्डन टाइम पीरियड है आपकी जिंदगी का। एनर्जेटिक हो, कुछ बेहतर कर सकते हो। 2 से 3 प्रयास अगर ईमानदारी से किए तो जिंदगी में इतना कुछ पढ़ लिया है कि जितने भी पृथ्वी पर रहवासी हैं उनके ज्ञान में आप अग्रणी भूमिका में हो। इसलिए जितना भी 2 से 3 प्रयास है ट्राई करिए। नहीं होता है तो नए रास्ते भी अपनाइए, प्लान बी जैसे लोग बनाते हैं। तैयारी के दौरान प्लान बी मत बनाइए। मेरा मानना है कि प्लान ए पर पूरी ताकत लगाइए। असफलताओं के बाद कई दरवाजे खुलेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं। नहीं कुछ तो फाइनली मेरे जैसा शिक्षक बन जाना। जब मैं असफल हुआ तो आज शिक्षक के रूप में उपस्थित हो गया। यह भी थोड़ी सी ज्यादा जरूरी बात है कि when you are too deep into your UPSC preparation, कभी कभी तो लगता है कि अपनी लक्ष्मीकांत है। कभी कभी कुछ विद्यार्थियों का पॉलिटी इतना पसंदीदा विषय बन जाता है, उसका कारण यूपी में मुझे लगता है ये विषय यहां की मिट्टी में है। मतलब ये विषय नहीं यहां के लिए, वहां एक चाय पे होने वाली चर्चाएं जैसी बात होती है। तो देखो कुछ लोग पॉलिटी जब पढ़ते हैं तो ये भी किताब वो भी किताब 10 किताबें पढ़ लेते हैं। संतुलित पढ़िए, एक विषय के लिए एक किताब एक टीचर पकड़ लीजिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और जितना रिवीजन कर सकते हैं। रियलिटी में यूपीएससी में सिलेक्शन मतलब रिवीजन है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया, सर ने आपको पढ़ा दिया, कितनी बातें आपको याद हैं ये ही इंपॉर्टेंट है। कितना हमने पढ़ाया इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए जितना ज्यादा रिवीजन हो सकता है उतना चीजों पर ध्यान देते चलिए।
अब एक बड़ी चीज है स्ट्रेटजी, तो थोड़ा स्ट्रेटजी का समय मैं चाहूंगा कि अभी तो नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा कि रणनीतियों का खेल थोड़ा समझिएगा। हर समय सिविल सेवा परीक्षा चर्चा में रहती, खबरों में आता ही है, कभी टॉपर की बात चल रही है, कभी पेपर की बात चल रही है, कभी उसके स्ट्रेटजी पर बात कर रहे हैं। आज पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा चर्चित टॉपिकों में यूपीएससी भी है। अगर हम तैयारी की बात करें तो यूपीएससी में पहले नोटिफिकेशन आता है, उस समय एक स्ट्रेटजी आती है। मेरी ही लगभग 40 स्ट्रेटजी है यूट्यूब पर डली हुई। क्या करें, हर 15 दिन में बच्चे दबाव डालते, सर एक स्ट्रेटजी, क्योंकि वो कहते मैंने पुरानी नहीं देखी, तो उसके लिए हर 15 दिन में एक स्ट्रेटजी। तो 9 स्टेप है यूपीएससी में चयन की। पहले फॉर्म नोटिफिकेशन आता है, फिर फॉर्म आता है, फिर एडमिट कार्ड आता है, फिर प्रीलिम होता है, फिर रिजल्ट आता है, फिर मेंस एग्जाम, फिर उसका रिजल्ट, फिर इंटरव्यू, फिर उसका रिजल्ट। हर स्टेज में हम स्ट्रेटजी लेकर आते हैं। कोई एक या दो स्ट्रेटजी समझ लीजिए, जान लीजिए कि आपके लिए ज्यादा बेहतर कौन सी है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति को अपनाकर उसी पर लगे रहिए। जब तक पूरी एग्जाम ना हो रणनीति आप बदलिएगा नहीं। जितनी ज्यादा रणनीतियां बदलेंगे उतना ही आपके सिलेक्शन की संभावनाएं कम होगी। कश्मकश वाला व्यक्ति ना आगे निकल पाता है ना पीछे, वो जहां है वही ठहर जाता है। इसलिए निर्णय लीजिए। सेना में एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट होता है मिलिट्री में, कि जब भी उन्हें युद्ध का मौका मिलता है और सामने कोई रास्ता क्लियर ना हो, तो वे कंफ्यूज नहीं होते वो कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। उन्हें पता है राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, मौत सामने मिलने वाली है। इसलिए आपको भी ये कश्मकश का दौर खत्म करना है। आपको तय कर लेना है कि मुझे जो तय करना है तैयारी, वो मैंने शुरू कर दी है और उसी वे में मैं कंटिन्यूअसली करते चलूंगा। फिर स्ट्रेटजी में टॉपर की स्ट्रेटजी आती है, टॉपर की आंसर शीट आती है, मार्क्स आते हैं, बहुत से हैं। तो फाइनली चेहरा ये हो जाता है कि अच्छा तो ये बात है, और हर बार बेचारे की पुरानी स्ट्रेटजी बदलती जाती है। ज्यादा बेहतर है एक दो रणनीति देख लीजिए, टॉपर की, एजुकेटर्स की, अपनी खुद की रणनीति बनाइए, क्योंकि हर सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी ने अपनी खुद की रणनीति से ही सिलेक्शन लिया है। कोई बनी बनाई रणनीति होती तो यूपीएससी इतनी कठिन परीक्षा तो नहीं होती। फिर हर स्ट्रेटजी से पहले स्ट्रेटजी देने वाला हमेशा यही कहता है, बिफोर एवरी न्यू स्ट्रेटजी ब्रह्म ज्ञानी सेज। क्या तुम्हें मुझ पे जरा भी विश्वास नहीं है? तो आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि ये मास्टर भी सही कह रहा है, वो मास्टर भी सही कह रहा है, सब सही कह रहे हो। ऑब्वियसली सबके अपने अपने अनुभव है भाई, सबने अपने अपने तरीके से चीजों को देखा है। आप उनसे कुछ मोटी बातें सीखकर अपना एक तरीका बनाएं ताकि चीजें और बेहतर हो सके। आफ्टर फॉलोइंग शॉर्टकट, कुछ लोग शॉर्टकट करते हैं कि पॉलिटी पढ़ लिया या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, 2-3 विषय पढ़ लिए, कुछ ने पिछले साल के सॉल्व पेपर देख लिए और फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बाद में कहता है कि अब तो मिलता ही नहीं है, क्वेश्चन जितने भी किए थे वो आए ही नहीं, बाकी सब बाहर से ही आया था। तो पूरा सिलेबस तैयार करिए। मतलब सबसे बेस्ट है कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन पर ज्यादा गौर करिए। जैसे आजकल चलता है सफलता के 5 मंत्र, इन 4 बातों को फॉलो कर लिया तो टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको वो 4 बातें पता थी बोलने वाले को, तो आप क्यों नहीं बन पाए? आप भी सिलेक्शन ले लेते। थोड़ा ऐसी चीजों से बचेंगे कि सफलता के 3 मूल मंत्र 30 मिनट कैसे कवर करे पूरी किताब। मतलब विवेकानंद जी के बाद यही मिले थे जो 30 मिनट में किताब कवर कर सकते थे। टॉपर्स ही फॉलो करते इस रणनीति को, दूसरा कोई नहीं करता, केवल टॉपर्स ही करते। और अगर आपने नहीं किया तो आप टॉपर्स नहीं बनने वाले हैं। अगर इस तरीके से पढ़ लिया तो टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिमाग को तेज कैसे करे कि सब कुछ याद हो जाए। तो मैं कहूंगा कि उससे ज्यादा बेहतर है कि आप थोड़ा सा योग कर लीजिए, मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, पर ऐसे वीडियो से बचकर अपनी तैयारी पर फोकस करिए। जितने सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं, ये ठीक है कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मजे लेने के लिए आपने थोड़ा देख लिया, लेकिन इस पे ज्यादा सीरियस नहीं होना है। अब फाइनली हमें क्या करना चाहिए? तो हमें एक सक्रियवादी दृष्टिकोण, प्रोग्रेसिव थॉट, मतलब हमें सिलेबस पूरा पढ़ना है, अच्छे एजुकेटर्स या अच्छे आपके जो भी गाइडेंस करने वाले हैं, अच्छी किताबों को प्रॉपर ईमानदारी से करना है। अधूरी नहीं, पूरी तैयारी करिए। जितने सिलेबस है, जितना यूपीएससी ने दिया है, कुछ ज्यादा कम जरूर होगा। ऑब्वियसली भाई हम कहेंगे कि जनरल साइंस के सवाल कम आ रहे तो थोड़ा कम पढ़ लो, साइंस टेक्नोलॉजी को ज्यादा पढ़ो।
पर करना तो कंप्लीट पूरा ही है। बेनिफिट होंगे इसमें कि भाई आप जितना सिलेबस कवर करोगे, जितना रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते जाओगे, आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब 2-3 संक्षिप्त में बातें मैं बता देता हूं। जैसे कि हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आए हैं। अनअकैडमी में 2 बड़ी ऐसी बात है जो मुझे बहुत पसंद है। आप अगर मान लीजिए कि मुखर्जी नगर में अब ऑफलाइन सेंटर पर आते हैं तो इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपको केवल ऑफलाइन टीचरों की क्लास नहीं दे रहा है, बल्कि ऑफलाइन के साथ साथ सारे ऑनलाइन टीचर्स की क्लास भी मिल जाएगी। उसके लिए आपको कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं देना होगा। दूसरा, अकेला प्लेटफॉर्म है जो हर सब्जेक्ट के लिए मल्टी एजुकेटर्स देता है ताकि आप अपनी चॉइस के टीचर से पढ़ सके। और सबसे ज्यादा जरूरी है, इस समय जो ट्रेंड है, इस समय जो पैटर्न चल रहा है, उसको समझने की क्षमताएं है। आखिरी में खत्म करने से पहले सी सेट पर कई लोगों के मन में विचार होगा, तो मैं बस इतना बता दूंगा कि सी सेट जिस तरीके से लेवल बदला है, हम अगर उसी लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा प्रिपेयर करें, सीरियस होकर इस बार काम करें। थोड़ा मैथमेटिक्स कमजोर है तो नंबर सिस्टम तो ही पढ़ ले, नंबर सिस्टम नहीं पढ़ सकते तो 3-4 टॉपिक जरूर कवर करें ताकि हम खाली होकर ना जाए। पेपर का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ेगा। और याद रखिएगा, अगर हम नहीं बदल पाए तो यूपीएससी तो बदल चुका है। आपको तय करना है कि आप सिलेक्शन चाहते हैं या रिजेक्शन के बाद नाराजगी। तो ज्यादा बेहतर होगा आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग आज से ही प्लानिंग की सोचिए, अगर आपको सच में इस फील्ड में आना है। बाकी सभी लोगों ने जिस उत्साह के साथ आप लोग उपस्थित हुए, मैंने सर से पूछा तो जहां से कॉलेज है वहां से बहुत दूर है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग एक बार अपने लिए जरूर तालियां बजाएं, क्योंकि इतने दूर आने का मकसद है कि आप बहुत सीरियस हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज ओझा सर तो साथ में हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के जो एक स्माइली चेहरे मिले तो संडे का दिन मेरा बहुत बेहतरीन बना। उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट और लूँगा। जल्दी से एक बता देते हैं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपीएससी के जो प्रोग्राम्स चला रही हैं वो अक्सर हैं, वो दरअसल है क्या। तो अनअकैडमी का जो यूपीएससी प्रोग्राम है, जिसको हम कहते हैं आईएएस प्रोग्राम, वो क्या है दरअसल, उसमें ऐसा क्या डिफरेंट है। क्योंकि आपको हर कोई ये बोलेगा कि बेस्ट कोचिंग हम देते हैं, बेस्ट कोचिंग हम देते हैं, तो अनअकैडमी अलग कैसे है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अनअकैडमी आपको सिर्फ कोर्स नहीं देता, अनअकैडमी आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म देता है। प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब है कि ना सिर्फ सर्वश्रेष्ठ एजुकेटर्स, बल्कि इसके अलावा आपको एक मेंटरशिप, एक पेडागॉगी, एक पूरा सिलेबस, एक करिकुलम, आप लोगों को इवैल्यूएट करने के लिए टेस्ट्स और डाउट सॉल्विंग सेशंस, ये सब आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह मिलता है। दूसरी चीज़ जो अनअकैडमी एक डिफरेंट चीज़ देता है वो है कि आपको एक सब्जेक्ट के टॉप एजुकेटर्स में चॉइस देता है। वो ये बताता है कि आपको अगर आपकी चॉइस के कोई एजुकेटर से पढ़ना है तो वो सारे टॉप एजुकेटर्स, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की मैं बात करूं तो ओझा सर हैं हमारे साथ प्रतीक सर हैं हमारे साथ, अनुज सर हैं। तो ऐसे आपको और डिफरेंट एजुकेटर्स भी मिलते हैं। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी जैसे हमारे साथ ओझा सर बैठे हैं, ओझा सर ने सिर्फ एक शिक्षक के रूप में हमारे साथ जुड़ाव नहीं किया है, बल्कि उन्होंने एज एक प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने साथ लिया है, और वो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये सिर्फ इसलिए कि एक नई इनोवेशन, एक नई पेडागॉगी, एक नया करिकुलम हम डिज़ाइन कर सके इनके नेतृत्व में, ताकि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट एक सुविधा मिले और आप लोगों का जो रिजल्ट है वो एक सक्सेसफुल रिजल्ट बने। एक और पैटर्न जो आजकल चल रहा है कई कोचिंग्स में आपने देखा होगा, उसको हम कहते हैं रेनबो पैटर्न। ये दिल्ली में काफ़ी चलता है। 7 दिन 7 अलग सब्जेक्ट्स ये आपको वहाँ मिलते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे आप हिस्ट्री में 1857 की अगर अपराइजिंग का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं इस मंडे को,
तो आपको जो पार्ट 2 मिलेगा पढ़ने को वो मिलेगा अगले मंडे। तो इससे जो आपकी कंटिन्यूटी है वो बिगड़ती है, आपका कंसंट्रेशन है वो उतना बन नहीं पाता है। तो अनअकैडमी में हमने जो प्रोग्राम बनाया है खासकर वो ऐसा बनाया है कि आपको एक कंटिन्यूटी बना रहे, एक टॉपिक पूरा स्टार्ट से एंड ख़त्म किया जाए और उसके बाद ही हम आगे बढ़ें। तो हम हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को ये भी लगे कि मेरा सिलेबस खत्म हो रहा है। अगर मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो महीनों चलेगा, 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो एक सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ और हम अपनी पेडागॉगी को साइंटिफिक पेडागॉगी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? रिसर्च बेस्ड पेडागॉगी कहते हैं, क्योंकि कई दिग्गज एजुकेटर्स जैसे अभी ओझा सर भी हैं, इससे पहले हमारे साथ मृणाल सर भी हैं, तो ये सब एजुकेटर्स ने मिलके एक रिसर्च बेस्ड पेडागॉगी यानी कि रिजल्ट बेस्ड करिकुलम आप लोगों के लिए बनाया है ताकि हमें ये पता चले कि पहले कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाए, पहले कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाने से पहले आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। यूक्रेन और रशिया में जो अभी चल रहा है उसके बारे में अगर आपको उसका हिस्ट्री पता होगा तब जाके आपको उसका रिलेशनशिप बेहतर समझ आएगा। इस चीज़ को समझते हुए हमने अपना कोर्स करिकुलम डिज़ाइन किया है। कई स्टूडेंट्स जो परीक्षाओं में सफल रहे हैं और इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, मेंस क्लियर कर चुके हैं, किसी कारणवश शायद फाइनल रैंक लिस्ट में नहीं आ पाए, हमने उनको एज अ मेंटर आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा है सो दैट आप लोगों को ये भी साथ साथ पता चलता रहे कि कैसे मैं अपनी तैयारी जो कर रहा हूँ वो मेरी कितनी हो चुकी है, कितना रह गया है, कुछ मोटिवेशनल इशू है, कुछ सब्जेक्ट में कोई इशू आ रहा है, कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए। तो ये एक मेंटर्स का 1-to-1 आप सबको हमारे प्रोग्राम्स में मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया ये मेंटर्स हैं और वो हमारे एजुकेटर हैं। क्लास के अंदर भी हम डाउट सॉल्विंग करवाते हैं और मेंटर्स क्लास के बाद आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं ताकि उस क्लास से रिलेटेड या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है वो आपके क्लियर हो जाए। एक सक्सेसफुल लर्निंग के लिए आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक इकोसिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं जो एक सेंटर में उपलब्ध होनी चाहिए वो सब प्रोवाइड किया है। करोल बाग मेट्रो स्टेशन से उतरते ही हमारा सेंटर आपको मिल जाएगा उसके बगल में ही, ताकि आपको ज़्यादा चलना फिरना ना पड़े। तो हमने ये सब चीज़ों का ध्यान रखा है ताकि आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो। मैं एक आपको सेंटर का वीडियो भी दिखाना चाहूँगा ताकि आपको एक फीलिंग आए कि कैसे अनअकैडमी आपको ऑफलाइन का एक कोचिंग प्रदान करता है। जैसा मैं आपको बता रहा था ये हमारे पिछले 4 साल की जर्नी है जिसमें आप देख सकते हैं कि 700 से भी ज़्यादा रैंकर्स यूपीएससी के अंदर हमने प्रोड्यूस किए हैं जो कहीं ना कहीं अनअकैडमी की कोचिंग से प्रभावित थे और उन्होंने अनअकैडमी की कोचिंग से लाभ लिया। नेक्स्ट, हमारे रैंकर्स की फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। रैंक 4, 9, 10, टॉप 13 में टॉप 5 रैंक्स हमारी हैं। नेक्स्ट ये हमारे एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में आपको जो शिक्षा का प्रदान है वो कर रहे हैं। तो सारे एक से बढ़कर एक सर्वश्रेष्ठ एजुकेटर्स की एक लाइनअप हमने बनाई है, क्योंकि टीम अच्छी हो तो
सक्सेस जो है वो ज़रूर आती ही आती है। और ना सिर्फ ये आपको एक बढ़िया कोचिंग देते हैं, बढ़िया शिक्षा देते हैं, बट आपको एक अनुभव भी देते हैं कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, कैसे आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करना चाहिए। नेक्स्ट। तो ये मैं आपको जो हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है 12 जून और 26 जून से, उसके बारे में 2 मिनट लूँगा। देखिए, अनअकैडमी का एक विजन और है, ना सिर्फ एजुकेशन डेमोक्रेटाइजेशन, कोने कोने में बच्चे को एक लर्निंग देना, बट ऑल्सो अफोर्डेबल एजुकेशन विद टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स। तो हमने एजुकेटर्स और करिकुलम और सिलेबस और पेडागॉगी और कोर्स में कोई कसर नहीं छोड़ी है, बट हम ये नहीं चाहते कि बच्चा उसके बदले एक महंगी शिक्षा प्राप्ति करे। तो जब आप बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी देखेंगे तो ज़्यादा मतलब कम से कम आपको 2 लाख रुपए तक का 1 साल का कोर्स मिलता है। अनअकैडमी ने शुरुआत में ही आपसे ये किया है कि हमने कोर्स का MRP ही 1.5 लाख रखा है, और जो खासकर इस सेशन में बच्चा जो बैठे हैं वो अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट यानी कि 1,30,000 रुपये में आपको एक पूरे साल का कोर्स मिलेगा। इस कोर्स को के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ना सिर्फ ऑफलाइन में आपको 1-to-1 कोचिंग मिलेगी, जो आपको क्लासरूम कोचिंग जिसको कहते हैं, पर जो अनअकैडमी का एक फेमस ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसको हम प्लस प्रोग्राम भी कहते हैं, वो भी आपको इसके साथ पूरा का पूरा मिलेगा उस पूरी ड्यूरेशन तक जब तक आप अनअकैडमी के साथ हैं। तो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन के जो बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट कोर्स है, बेस्ट करिकुलम है, वो पूरा का पूरा मिलेगा, जो मेरे को नहीं लगता कि कोई और कोचिंग आपको इस टाइम पे देता है। नेक्स्ट। ये हमारे ऑप्शनल के टीचर्स हैं, एक से बढ़कर एक इंडस्ट्री के जाने माने ऑप्शनल एजुकेटर्स का एक हमने लाइनअप किया है, और ये कोर्स हमारा डेट्स यहाँ पे मेंशन है, वहाँ से शुरू हो रही है। ये सब कुछ आपको करोल बाग सेंटर, जिसको अनअकैडमी का ORM सेंटर भी कहते हैं, मेट्रो स्टेशन के बगल में मिलेगा। नेक्स्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि पॉपुलर डिमांड से हिंदी माध्यम का भी UPSC का कोर्स हम इस महीने से शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे दोबारा हमने एक ऐसा लाइनअप खड़ा किया है जो टॉप एजुकेटर्स के साथ हो। तो वो हमारा जो बैच है वो 19 जून से शुरू हो रहा है, जिसकी फीस भी हमने एक नॉमिनल रखी है। बाकी कोचिंग के मुकाबले आपको ये जो फीस है बहुत कम मिलेगी, और इसके साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मिलेंगे आपको वही टॉप एजुकेटर्स ही। नेक्स्ट। यही वही कोर्स पेडागॉगी है जो मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिखाया था, सेम पेडागॉगी आपको हिंदी में भी मिलेगा। नेक्स्ट। कुछ टीचर्स, पूरा लाइनअप नहीं है, लेकिन कुछ टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं हिंदी माध्यम में आपको कोचिंग देने के लिए, उनके नाम यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट 1 मिनट में लूंगा ऑनलाइन कोचिंग, जो हमारे प्लस की एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में भी आपको बताने के लिए। ये टॉप एजुकेटर्स ऑनलाइन में भी आपको प्लस प्रोग्राम में कोचिंग देते हैं, जिसका फीस एक नॉमिनल फीस है, 40 से 50 हज़ार के बीच में आपको मिल जाता है। और ये टीचर्स आप देख सकते हैं। ये टीचर्स के बारे में भी मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। हमने कई तरह के टीचर्स अपने प्लेटफॉर्म से जोड़े हैं, जिसमें ना ही सिर्फ कोई विषय का एक्सपर्ट हो, बट ऑल्सो ऐसे टीचर्स जिन्होंने अपनी लाइफ में खुद UPSC क्रैक किया है। जैसे राकेश वर्मा सर हैं हमारे साथ, जो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, तो वो भी आपको पढ़ाते हैं। सिद्धार्थ अरोड़ा सर भी आपको पढ़ाते हैं, जो एक विषय के एक्सपर्ट हैं। और ऐसे भी कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कम से कम 10 से 15 साल सिर्फ कोचिंग और स्टूडेंट्स के साथ अपना एक शिक्षण चलाया है। तो आपको हर प्रकार के टीचर्स, एक्सपर्ट टीचर्स मिलेंगे हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में भी। नेक्स्ट। आरंभ बैच शुरू हो रहा है 15 जून से। आप देख सकते हैं ये टीचर का हमारा लाइनअप है। इसमें ओझा सर भी हैं, इसमें मधुकर सर भी हैं, सुदर्शन सर भी हैं, रुणाल सर भी हैं। आपको सारे टॉप एजुकेटर्स के नाम यहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। एक ऑप्शनल का ऑनलाइन कार्निवल भी एक चालू हो चुका है, जिसमें आपको ऑनलाइन के जो ऑप्शनल टीचर्स हैं हमारे प्लस प्रोग्राम के अलावा, जो ऑप्शनल ऑनलाइन प्रोग्राम है
उसमें भी आप देखेंगे हमारा जो टीचर का लाइनअप है बहुत ही अद्भुत है, और आपको टॉप टीचर्स ही मिलेंगे उस प्रोग्राम में भी। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा कि अनअकैडमी आपका इस तरह से ध्यान रखता है कि सिर्फ आपको शिक्षा में एजुकेटर्स के साथ एक टॉप लाइनअप नहीं देता, उसके अलावा आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म देता है कि आप टाइम बाउंड एजुकेटर्स विद चॉइस, कोर्स, पेडागॉगी, करिकुलम, इवैल्यूएशन और मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग, ये चीज़ें भी आपको पूरे प्लेटफॉर्म में मिलती हैं। तो ये एक अलग टाइप का हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं अब सब जानते हैं कि अब जिस घड़ी का आप सबको इंतज़ार है, उस घड़ी का मुझे भी इंतज़ार है बेसब्री से, और मैं अब चाहूँगा कि जो हमारे बीच सर्वश्रेष्ठ एजुकेटर अवध ओझा सर बैठे हैं, मैं उनको तालियों की गड़गड़ाहट से उनका भव्य स्वागत करूं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, कृपया बजाते रहिए। ओझा सर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सर आए और अपना जो आप बेस्ट करते हैं सर वो दीजिए, और मैं भी वेट कर रहा हूं उसके लिए। थैंक यू सर। कहा चाहते हो 24 वाला इलेक्शन लखनऊ लड़ जाए? जय हिंद फ्रेंड्स। जब आप जय हिंद कहते हैं तो आप पूरे भारत को एक साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सारे लोगों ने इस संबोधन का हमेशा इस्तेमाल किया। मधुकर कोटे सर ने आपको बताया क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, बदला नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, सारी बातों पे उन्होंने चर्चा की। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, आराम से, रिलैक्स्ड, कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम अपने अपने YouTube के लिए वीडियो बना लो, सुनने से कोई फायदा तो है नहीं। दुनिया में 6 तरह की जवानियां होती हैं, यूथ। 6 जवानी मतलब गोल, उद्देश्य, युद्ध। पहली जवानी होती है, उसको बोलते हैं राजू मॉडल। पहला मॉडल है राजू मॉडल। राजू मॉडल की जो जवानियां होती हैं वो अपने घर की परेशानियों से त्रस्त होती हैं। बाप बीमार होता है, मां कमजोर होती है। 3 इडियट का सीन नहीं याद आ रहा है? उन्हें नौकरी करनी है, किसी तरह अपने परिवार को बाहर निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं है। उसको बोलते हैं राजू मॉडल जवानी। दूसरी जवानी है फरहान मॉडल। पापा कह रहे हैं कि आईएएस बन जाओ, पटेल का लड़का बन गया है, 6 करोड़ दहेज मिल रही है। पापा के चक्कर में जो है इसको बोलते हैं फरहान मॉडल। लेकिन हर फरहान को उसका रक्षक नहीं मिल पाता, बहुत लोग बड़े परेशान होते हैं। तीसरे मॉडल की जो जवानी है वो है चतुर्लिंगम। समझना नहीं है दुबे जी, और चमत्कार को बलात्कार कर देना है। किसी भी कीमत पे लोगों को सताना है, परेशान करना है, गिराना है। एग्जाम टाइम में दूसरों के कमरों में ब्लू किताबें फेंकनी है। ये तीसरी टाइप की जवानी है। चौथी जवानी है बबलू मॉडल। बबलू भैया पहलवान बनना चाहते थे, माफिया बन गए मिर्जापुर में। यह होती है बबलू मॉडल जवानी की तकदीर कहां से कहां लेके चली गई कि अगली बार मुन्ना भैया हमारे घर आए, वापस ही नहीं गए। गुड्डू भैया बबलू भैया एसएससी में जाना चाहते थे। हाँ, बबलू भैया एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। यह चौथी मॉडल है। 5वीं मॉडल है
मुन्ना मॉडल कि पापा जितना बनाए बस उसी पे कब्जा करना है किसी भी कीमत पे। मिर्जापुर चाहिए पापा, चाहे जैसे चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। ये पांचवा मॉडल है। लेकिन जो छठा मॉडल है वो सबसे श्रेष्ठतम मॉडल है। अब आपको देखना यह है कि आप इन 6 मॉडल में कहां खड़े हैं। छठा मॉडल कौन सा है? बस आ गए ना कालीन भैया दिमाग में तुरंत? रैंचो मॉडल। रैंचो, वो जो रैंचो मॉडल है ना, वो श्रेष्ठतम मॉडल है। उस मॉडल का जो यूथ है, आप किताब पढ़ते हो रटने के लिए, आप मूवी देखते हो मजा देने के लिए, ना किताब से ज्ञान मिलता है और ना मूवी से। रैंचो मॉडल की जो जवानी है, उसका सबसे पहला फीचर यह है कि जो भी सीखा है, पढ़ा है, उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जो तुमने पढ़ा 14 साल 15 साल, नर्सरी से लेके क्लास 12 ग्रेजुएशन, अगर तुम उसे अप्लाई नहीं कर सकते तो पढ़ा ही क्यों? तो जैसे ही रैंचो हॉस्टल में एंटर करता है, रैगिंग चल रही होती है। चल रही होती है ना? क्या अप्लाई करता है अपने नॉलेज को? वाली सीन याद है ना? तार खींच के, ब्लेड लगा के, इसको बोलते हैं रैंचो मॉडल। जो भी रैंचो मॉडल की जवानी है, वो जो भी पढ़ रहा है, जो भी कर रहा है, उसका एप्लीकेशन भी देख रहा है। फिजिक्स किस लिए पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी किस लिए पढ़ रहे हैं। अब यहां ज्योग्राफी पढ़े हुए लोग से अगर पूछ लो, बहुत सारे लोग यहां ज्योग्राफी पढ़े होंगे, लेकिन ज्योग्राफी पढ़े हुए लोगों से अगर इस क्लास में पूछा जाए, जो यहां इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, कि अफ्रीका में आज तक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पता है ना, अफ्रीका में आज तक इतनी इन्वेस्टमेंट आई, इतनी, मार्शल प्लान, मोलोटोवा प्लान, तमाम सारा पैसा अफ्रीका में आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद 2 मनी लेंडर, कुछ पुराने मनी लेंडर, 2 महाजन खड़े हुए। पहला महाजन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसने दुनिया को पैसा बांटना शुरू किया। कौन से प्लान के तहत? मार्शल। और महाजनी बदमाशी से ही हो सकती है। तुमने 50 करोड़ रुपए बाजार में बांट दिए, अब साइकिल से ब्याज लेने थोड़े जाओगे, और साइकिल से ब्याज लेने जाओगे तो वापस भी नहीं आओगे। तो 50 करोड़ रुपए अगर मार्केट में बांट रखे हैं 10% पे, और हर महीने वसूली करनी जानी है, तो कम से कम 10 फॉर्च्यूनर, और आगे की फॉर्च्यूनर में तुम बैठे हो, तुम्हारे साथ एक ब्लैक बैठा हुआ है 6 फीट 3 इंच, नंगी तलवार लिए हुए, और तुमने शोरूम के सामने अपनी गाड़ी रोकी और बोले कि लाला जी। हाँ भैया। तो 1949 में बना महाजनों का संगठन नाटो। तुम्हें रैंचो से यह बात सीखनी है कि अगर पढ़ाई एप्लीकेशन में नहीं है, इतना पैसा आया अफ्रीका में मार्शल प्लान से, मोलोटोवा प्लान से, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? अब यह बात जो लड़का ज्योग्राफी पढ़ता है कायदे से, वो बता सकता है। यह पहली चीज है जो तुम्हें रैंचो से सीखनी है, कि नॉलेज का एप्लीकेशन। यह बात वो भी लड़का बता सकता है जो आगे बैठ के वीडियो बना रहा है। इस वीडियो ने एक नया भिखमंगा पैदा कर दिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमारा जो सोशल मीडिया लोग देखते हैं, अभी जस्ट शुरू हुआ, तो उन्होंने हमसे कहा एक बार आप वीडियो पे बोल दीजिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमने कहा आरा मशीन में लगाएंगे तुमको। इतनी पढ़ाई की है भीख मांगने के लिए? फिर डॉक्टर अंबेडकर कहते ही है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा।
अब तुम कब दहाड़ोगे, सवाल ये है, सवाल ये तुम्हारे ऊपर था कि तुम लोग कब दहाड़ोगे। इस देश को अब अगर कोई बचा सकता है तो वैसे तो बचा हुआ है, 2047 तक हम महाशक्ति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री कोई भी रहे, बनेंगे वो पक्का बनेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो जैसे जीवन में उठा पटक आता है ऐसे राष्ट्र में भी आता है, वो सब चलता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज तुम रैंचो से सीख नहीं पाए। मैंने कहा ना कि जो लड़का मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा और खासकर फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी बता सकता है कि अफ्रीका में औद्योगिकरण क्यों नहीं हुआ। कोई है शूरवीर जय श्री राम वाला जो हाथ उठा के बताए, पहले नारा लगाए फिर बताए। नारा लगाना बड़ी बात नहीं है, नारा लगाकर क्रांति करना बड़ी बात है। नारा तो कोई भी लगा दे, 100 रुपए दे तो लोग नारा लगा देंगे, लेकिन नारा लगाने के बाद जज्बा होना चाहिए क्रांति करने का। माइक दो यार, आज इन लोग की क्लास लें, इतने लोग बैठे हैं, बहुत कौन आगे बैठे इतने सारे लोग, कौन बताएगा कि भाई औद्योगिकरण क्यों नहीं हुआ। फ्रीडम स्ट्रगल औद्योगिकरण का सीधा संबंध I = I, ये सूत्र सब लिख लेना, बड़े काम आएंगे और जब मिलते रहोगे तो चीजें और बढ़ती ही रहेंगी। I = I। अब अगर तुमने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा तो 1853 में एक घटना घटी, हिंदुस्तान में भारत की पहली रेलवे लाइन की शुरुआत हुई ना। और 1854 में पहली रेलवे लाइन कहां बनी? मुंबई में। पहली रेलवे लाइन मुंबई में। और पहली कॉटन मिल कहां बनी? मुंबई में, 1854 में। I = I, इंफ्रास्ट्रक्चर = इंडस्ट्री। ये सीखने की बात थी। तो अगर यूपी को इंडस्ट्रियलाइज करना है, अगर बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। यह है तैयारी का पहला नियम कि जो तुम पढ़ रहे हो वो अप्लाई कर सकते हो या नहीं। पहला नियम समझ में आ गया? एप्लीकेशन। तुम पढ़े जा रहे हो चतुर्लिंगम की तरह, कि एक दिन हम भी पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और बलात्कार पे बलात्कार करेंगे। चतुर्लिंगम जैसे लोग अपने बच्चे को 5,000 रुपए पर मंथ जेब खर्चा दे सकते हैं, पर उनके जैसे लोगों के पास 400 पेटेंट नहीं हो सकते। रैंचो के पास क्या है? 400 पेटेंट है। और सबसे बड़ी बात, जिस स्त्री के पीछे तुम भाग रहे हो, तुम मतलब हम सब, कोई अपवाद नहीं होता जीवन में, अपवाद होता ही नहीं। वो स्त्री रैंचो के साथ है, पहले थोड़ा सा टेंशन में है, प्रिया चांचड़, फिर जब पता चलता है कि इसका नाम तो वांगड़ू है, तो कहती प्रिया वांगड़ू, मैं अपना सरनेम नहीं चेंज करूंगी, मतलब साथ में रहूंगी, बस सरनेम का मसला है, क्योंकि 400 पेटेंट है। तो पहली चीज एक आईएएस एस्पिरेंट के अंदर यह होनी चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तुम पढ़े जा रहे हो और तुम्हें वो सहस्त्र बुद्धि जैसे प्रोफेसर मिल गए होंगे जो डायलॉग पे डायलॉग दे रहे हैं, इतना डायलॉग दे रहे हैं कि उस कैंपस का धोबी को पूरा डायलॉग याद है, वो भी बच्चा। उधर वो रिपीट करते हैं, उधर वो बच्चा रिपीट करता है। दूसरी जो रैंचो मॉडल की खासियत है, जो रैंचो मॉडल के स्टूडेंट है उनकी जो दूसरी खासियत है वो है क्वेश्चन करना, प्रश्न पूछना। क्योंकि सोच रहे हैं ना पढ़ाई के बारे में, तो जब पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो और क्लास में टीचर बोल रहा है तो कोई ना कोई डाउट तो उठेगा ही ना।
तो तुम वो सीन देखो जब सहस्त्र बुद्धि बताता है कि ये स्पेस के लिए पेन बना था और बड़ा कीमती इन्वेंशन था, तो रैंचो खड़ा होकर सुन रहा है और सुनते सुनते पूछता है कि सर इतना महंगा पेन बनाने की क्या जरूरत थी, पेंसिल लेके चले आते। अब टीचर के ईगो को धक्का लग गया कि यार ये पेंसिल वाला तो पता नहीं। टीचर अगर इगोइस्टिक हो जाए तो पढ़ा ना पाए, और स्टूडेंट अगर इगोइस्टिक हो जाए तो पढ़ ना पाए, क्योंकि दुनिया में कोई ओमनीसिएंट नहीं है। हम कोच हैं, हमको तरीके पता है, हम नहीं लड़ेंगे मैदान में उतर के, लड़ोगे तुम ही, लेकिन हम तुम्हें बता देंगे कि भीष्म पितामह को मारना कैसे है। यही कोच का काम है, वो तुम्हारा काम है। तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम्हारा काम है लड़ना, तुमको मोटिवेट रखना, तुमको दिशा देना, वो हमारा काम है। तो दूसरा जो फीचर रैंचो मॉडल स्टूडेंट का है वो है क्वेश्चन करना। मैं 4-4, 500, कभी कभी तो 1000 की क्लास पढ़ाया, पूरे साल किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा। आए, प्रवचन सुने, खुश हुए, नाचे गाए, वापस। तो पहली बात तुम्हें पता करना है कि रैंचो जो है ना, उसका नैसर्गिक एम है पढ़ना, मजा लेना। यूपीएससी के फील्ड में कौन फेल होते हैं? फरहान मॉडल टाइप लोग। पापा ने भेजा है, पापा कह रहे थे चले आओ, या सरफरोश मूवी देख ली एसीपी राठौर, ऐसे कुछ से प्रभावित। जो तुम्हारा नेचुरल गोल है, नेचुरल, वो तुम्हें सोने ही नहीं देगा, वो तुम्हें बैठने ही नहीं देगा, वो तुम्हें शांति से रहने ही नहीं देगा। तो पहला फीचर क्या है? एप्लीकेशन। दूसरा फीचर क्या है? क्वेश्चनिंग। प्रश्न पूछो। अगर हमें नहीं भी पता होगा तो हम तुमसे माफी मांग लेंगे कि साहब कल बता देंगे। डरने की कोई जरूरत ही नहीं। यूथ को किस बात का डर? अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। 500 लड़के एक तरफ बैठे हैं, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है। पूछो, खड़े हो जाओ, अपना सवाल करो, इंटरैक्ट करो टीचर से। हो सकता है टीचर तुमसे कहते बहुत सिली सा सवाल है, कोई बात नहीं है, 10वीं बार पूछोगे तो स्टैंडर्ड पूछोगे। हो सकता है टीचर तुमसे ये कह दे कि अभी मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक टीचर को 2 से 2.5 घंटे पढ़ाने को मिलते हैं और उस 2.5 घंटे में उसे एक फिक्स्ड सिलेबस पूरा करना होता है, मुझे छोड़ के। बाकी सब पढ़ाने जाते, मैं आज तक कभी पढ़ाने नहीं गया और ना पढ़ाने में मेरी कोई रुचि है। इतने पढ़े लिखे लोगों के देश में अगर मुझे पढ़ाना पड़े, मैं तो भैया यहीं गोंडा बगल में पैदा हुआ हूं। बचपन में आते थे क्लास 10th में, यहाँ पे गंज में एक सिनेमा हॉल था साहू, तो बाबूजी से कहते थे कि बाबूजी सेमिनार हो रहा है पीएमटी का। तो कहते थे अच्छा सेमिनार हो रहा है। अम्मा हमारी तुरंत पकड़ लेती, कोई सेमिनार वेमिनार नहीं हो, कहाँ हो रहा है? वहीं पुलिस लाइन के बगल में सचदेवा वाले करा रहे हैं। लेकिन पिताजी हमारे कहते नहीं नहीं जाओ सेमिनार। अच्छा जाओ सेमिनार करके आओ। फिर आते थे यहीं साहू में मूवी देखते थे चंडाल। हजरतगंज में घूमते थे, विधानसभा को खड़े होकर ऐसे प्यार से देखते थे। आना नहीं है, कब्जा करना है। जब सपने ही देखने हैं तो इतने बड़े बड़े देखो कि जो सुन ले वो बेहोश हो जाए। तीसरा जो फीचर है रैंचो का, वो और अच्छा फीचर है, वो तुम सबको आत्मसात करना चाहिए। जैसे सर ने कुछ पढ़ाया, कितना प्यार से इन्होंने पढ़ा दिया कोल्ड वॉर, क्या जबरदस्त तरीके से समझा। इसको बोलते हैं एजुकेशन कम क्रिएटिविटी। वो आपको होमवर्क के रूप में करना है। वही तो उसने कहा जब उसने पूछा व्हाट इज मशीन, कहता चेंज सर, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। यही तो तीसरा फीचर है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज। चतुर्लिंगम देखो बोले जा रहा है डेफिनेशन पे डेफिनेशन, इसका मेंस नहीं क्वालिफाई होगा। ऐसे लिखेगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज। अभी तुम कोल्ड वॉर की डेफिनेशन पढ़ते, अब तुम पूरे जीवन कभी कोल्ड वॉर नहीं भूलोगे।
इतने प्यार से सर ने पढ़ा दिया है, इतना मजाक मजाक में यहां से बता दिया है कि माँ बाप है, बेटा है, झगड़ा हो गया। देखो कॉन्सेप्ट को क्रिएटिव बना लिया कि नहीं बना लिया? इसी को बोलते हैं होमवर्क। हम सब स्कूल से गुजरे। स्कूल दो चीज देता है, एक होमवर्क, एक डायरी। और हम जैसे कॉलेज में पहुंचते हैं इन दोनों चीजों को छोड़ देते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क और डायरी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज, सिंप्लीफिकेशन। जितने तुम कॉन्सेप्ट्स को सरल करते चले जाओगे, जितना, उतना वो विषय तुम्हारे लिए खेल बनता चला जाएगा। यही तो रैंचो की सबसे खास बात है, स्ट्रेस फ्री आदमी है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्या डीन की मुझे सेव करा देता है वो आदमी। डीन कहता है इनको नौकरी नहीं मिलेगी, कहता मिल गई सर। तो हमारे लोग हैं सर, यूपी का मामला, जबरदस्ती लगवा देंगे नौकरी, तुम्हारे कहने थोड़ी है। टीचर बड़ा गुस्सा करते हैं, सब पे करते हैं। टीचरों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। दो लोगों की बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, एक तो माँ बाप का और एक टीचर का। ये बेचारे अथाह प्रेम में, अथाह प्रेम में कहते रहते कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। वो उनकी नफरत नहीं है, वो प्रेम है। तुम उसको दूसरे नजर से देखते हो, बस हाथ बांध के ऐसे खड़े होकर मुस्कुरा दिया करो, सॉरी सर। हम स्कूल जाते थे तो टाई लगाते तो टाई नीचे कर लेते थे, तो जब भी प्रिंसिपल पकड़ता था यू पूरा भी टाई तुम ऐसे लगा ले, सॉरी सर। फिर थोड़ा सा आगे गया, फिर नीचे कर लिए। माँ बाप का तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे तुम कभी फंसो। लेकिन अगर फंसे तो सिर्फ माँ बाप को छोड़कर कोई जीवन में काम नहीं आएगा, कोई आएगा ही नहीं। व्यक्तिगत अनुभव है मेरा। और जब भी किसी सड़क पर बच्चे को भीख मांगते हुए देखना तो अपने माँ बाप को याद करना, क्योंकि अगर तुमको छोड़ जाते सड़क पे तो तुम भी ऐसे ही भीख मांगते। तुम्हारे उस काल में जब तुम डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रखते थे, तब उन्होंने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया। कुछ भी बोले, कुछ भी। गाढ़ी लाल शर्ट ले आए पहनने के लिए, तारीफ करो कि बहुत बढ़िया शर्ट है। बिल क्लिंटन पहनता था ऐसी शर्ट। बाद में अगरबत्ती लगा दो, छेद हो जाए, को पहनने के लिए खुद ही मना करे, ज्यादा से ज्यादा 2-4 फाइट मार ही देंगे कि 350 रुपया मीटर थी, तुम अगरबत्ती लगा दी इसमें। तारीफ करना है, पहनने के लिए कौन कह रहा है? हमारे पिताजी 2-3 होली पहले कपड़ा लेकर आए तो कहा बहुत बढ़िया कुर्ता है। अच्छा, उसमें फूल पत्ती चिड़िया उड़िया बनी हुई कुर्ते पे। जब उन्होंने निकाल के दिखाया, अरे मैंने कहा गुरुजी शानदार कुर्ता, मैं ढूंढ रहा था 15-20 साल से। हमारी वाइफ ने कहा कि पहनोगे? हमने कहा हाँ, जिस दिन धंधा बदल लेंगे, जादू वादू दिखाएंगे, उसी दिन पहनेंगे, पता नहीं कब बदलना पड़े तब पहन लेंगे, रख लो। हमसे कहे पहन के दिखाओ। पहने। पिताजी कह रहे हैं भैया, जब 100 रुपए मांगा तो 150 रुपए दिए, तो वो एहसान तो कभी भर ही नहीं सकते ना। इसलिए इन लोगों की बात का बुरा मत माना करो। देखो लास्ट में आखिर सहस्त्र बुद्धि पेन देता किसको है? रैंचो को ही देता है। वो उसको पता होता है कि असली काबिल आदमी यही है, लेकिन ईगो। तो पहला काम तुम करो, एप्लीकेशन सीखो। अब आज घर पे जाके पढ़ना तो सिर्फ पढ़ना ही मत, सोचना भी, मनन करना, अपनी कहानी क्रिएट करना। दूसरा, क्वेश्चनिंग करो। तीसरा, सिंप्लीफाई करो। चौथा, सिचुएशन को हैंडल करना सीखो। और पांचवा, अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। और अगर ये 5 काम तुम कर ले गए तो 400 पेटेंट तो खैर बहुत दूर की बात है, आईएएस तो बन ही जाओगे। जिसके पास 400 पेटेंट है वो बहुत बड़ा दिमाग है। इसको बोलते हैं तैयारी, पढ़ाई नहीं, तैयारी।
और तैयारी होती किसकी है? युद्ध की। युद्ध ही तो है। 10 लाख लोग हैं, 10,000 लोग प्रीलिम्स निकालेंगे। युद्ध ही तो है, एग्जामिनेशन ऑफ एलिमिनेशन। तो 6 मॉडल मैंने तुमको बताए। राजू मॉडल, जबरदस्ती, निराशा, परेशान। फरहान मॉडल, गुड्डू मॉडल, मुन्ना त्रिपाठी मॉडल। लेकिन तुम्हारे लिए कौन सा मॉडल है? रैंचो मॉडल। कुछ सवाल करना चाहते हो? अच्छा यार, उस लड़की को, वो बच्ची वहां बैठी उसको, अगली बार से पर्ची निकालेंगे। आप पर्ची कर। हम आज सोचे थे कि मैंने आज सोचा था सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा एक मिनट। हाँ बेटा बताओ। सर नमस्ते सर, मेरा नाम शोभा है और मैं बाराबंकी की रहने वाली हूँ। मेरा इस बार बीए कंप्लीट हो गया है। ठीक है। मैंने पीटी भी इस बार दिया है। सर मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछ रही, बस आपसे 2 शब्द हैं जो आप कहिएगा उस पर। मैं स्टोरी थोड़ी सी सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुनाओ सुनाओ। सर मैं खेत जाती हूँ तो वहाँ पे एक अंकल आते थे, उनकी बेटी, उन्होंने अपनी बेटी को इंटर कराया था। उसके बाद उनसे थोड़ी बात हुई, वो पेड़ है उसके नीचे सब लोग बैठते थे, तो हम लोग भी बैठे थे। तो अपनी बेटी हमने पूछा, उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हमने कहा क्यों? तो बोले क्या करेंगे पढ़ के। तो हमने कहा कि ग्रेजुएशन इंटर हो गया था। मैंने कहा ग्रेजुएशन में कितना पैसा लगता है? ज़्यादा लगता ही नहीं, नॉर्मल ग्रेजुएशन करवा दीजिए और उसके बाद कोई तैयारी करेंगी अपना। तो उसके लिए वो नहीं माने, कहे हाँ। आपको बोले आपके पापा के पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हमने कहा अच्छा। उसके कुछ टाइम बाद मेरी मम्मी भी खेत जाती हैं कभी कभी, तो उन्होंने ही मेरी मम्मी से कहा कि आप अपनी बेटी को इतना बच्चों को मत पढ़ाइए और ज़माना बहुत ख़राब है। उन्होंने मेरी मम्मी से ये कह दिया, तो मेरी मम्मी ने मुझे ये बात बताई। अच्छा नहीं मैं ठीक है। तो सर 1 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट की 1 मिनट। सर 2 मिनट सर। तो सर पहले सुन तो ले यार। हाँ तो सर मैं ये और एक इंसिडेंट है सर 2021। दूसरा इंसिडेंट मत सुनो, पहले मेरी बात सुनो। बैठो। जितनी भी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, मैं उन सब से एक बात कहना चाहता हूं। सुन लो पहली बात मेरी ध्यान से। इस दुनिया में कोई भी आदमी अगर उसके घर में हीरा पड़ा है तो नहीं फेंकता। क्या फेंकेगा? शीशा फेंक देगा, मिट्टी फेंक देगा, हीरा कभी नहीं फेंकेगा। अगर इस देश की लड़कियों को अपना वजूद बनाना है, परिवार का सपोर्ट लेना है, अगल बगल का सपोर्ट लेना है, तो उनको एक बात साबित करनी पड़ेगी अपने घर में कि मैं हीरा हूं। उसकी वजह यह है कि आज भी भारत में पिता के सामने, एक लड़की की पिता के सामने यह चुनौती है कि वो पढ़ चाहे जितना ले, उसका विवाह जरूर करना है। तो जिस दिन इस देश की लड़कियां इस पॉइंट पर उतर आएंगी कि हमारा पिता बाहर कहीं भी बैठे तो वो जवाब दे सके कि हमारी बेटी ये कर रही है, हमारी बेटी ये कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाप अपनी बेटी को पढ़ाने से इनकार करे। आज भैया हमारी बात सुन लो पहले। देखो ऐसा है कि जहाज पकड़ने के लिए 2 घंटा पहले जाना पड़ता है और 2 घंटा पहले हमको 3 घंटा जाना पड़ता है। वहां जो एयरपोर्ट पर खड़े हैं लड़के, वो कहेंगे अरे सर, पता लगा सेल्फी ना दो, कहीं हवाई जहाज इधर उधर घुमा दिए, तो अब मजबूरी में कि भैया चलो सेल्फी ले लो। मैं आप सब लोगों को एक मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन। लखनऊ ये कोई अंतिम सेमिनार नहीं है। एक देखो ऐसा सुनो मेरी, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। बैठो 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 बैठो, हमारी बात सुनो, हमारी बात तो सुनो यार, बैठो। देखो जो भी सवाल है अनअकैडमी के पोर्टल पर आप डाल दो, जितने भी लोग हो सबके सवालों का मैं जवाब दे दूंगा और मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए। 1 दिन में 1 सवाल नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूं। आप सारे लोग अपना सवाल अनअकैडमी के पोर्टल पे डाल दो। सबसे अच्छा माध्यम यही है कि आप अपना सवाल अनअकैडमी के पोर्टल पे डाल दो एक एक करके, और फिर एक एक करके मैं सबको जवाब। ये नशा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है
कि किसी से जबान लड़ा लो, बेइज्जती हो जाएगी, या प्यार कर लो। तुम्हारे लिए तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी को प्यार कर लो, अगले ने भगा दिया, फिर वो शुरू हो जाएगी, जो सर ने वो फोटो दिखाई थी वही वाली कहानी शुरू हो जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। Unacademy. Let's crack it.